आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैसे तो वो एक आपको याद होगा कि हमने मतलब शुरुआती क्लास में, पहले ही क्लास में मैंने बोला था कि केमिस्ट्री के 3 डिवीजन हम बेसिकली करते हैं। कौन से याद है? अरे बोलो, याद है क्या? एक देखो, एक मैंने बोला था कि एक ऑर्गेनिक होता है करके, ठीक है। फिर दूसरा बोला था हमने इनऑर्गेनिक, ओके। और एक हमने बोला था फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। और इसमें मैंने ये भी बताया था, एक दो डिटेल पॉइंट मैंने बता दिए थे कि जैसे इनऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं पूरा, ठीक है। उस पीरियोडिक टेबल में मतलब जो भी एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, फिर वो प्रॉपर्टी को हम आगे जाके कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ पे पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, अगर आपको याद होगा, ओके। तो हम ये पढ़ते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, सिंपल बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटेल में हो ही चुका है, जो कि मैंने बताया था कि 10 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से वो बनता है। याद है आपको? अरे याद है क्या? भूल गए? बहुत दिनों का गैप तो नहीं हुआ, 2-4 दिन का ही तो गैप है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो 10 एलिमेंट्स बताए थे, जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं वो कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये दोनों बता दिए थे मैंने, ओके। अब ये तो हो गया किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के जो कुछ भी बचते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं, ओके। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि हम फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स जो होता है वो यहाँ पर एक पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स बताया था मैंने, ये फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि लिंक करना पड़ेगा अपने को, बहुत दिन का गैप हो गया इस वजह से। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लिखते हैं। फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। अब कंपाउंड्स का क्या करना है, अभी मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट किसका किया जाएगा? अरे बोलो, किसका किया जाएगा? केमिकल कंपाउंड क्या है, एक सब्सटेंस है, बराबर। तो उस सब्सटेंस का हम वेट मेजर कर सकते हैं। अगर वो सॉलिड होगा तो उसका वेट मेजर करेंगे, लिक्विड होगा तो उसको वॉल्यूम मेजर करेंगे, गैस होगा तो वो उसका भी वॉल्यूम मेजर करते हैं, बराबर। तो मेजरमेंट ऑफ कंपाउंड जो होंगे वो हम इसमें पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद आगे जाके हम इसमें एक और चीज पढ़ते हैं जो मैंने बताया था, हम इंटरएक्शंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंटरएक्शंस ऑफ कंपाउंड। और ये चीज हम कहाँ कहाँ पे पढ़ते हैं, हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ध्यान रहे, सबसे डिफिकल्ट जो लोगों को समझने में जाता है वो यही होता है, फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन इसको अगर आप सही ढंग से पढ़ते हो, जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है उनको बहुत अच्छे से क्लियर करके फिर आगे हायर कंसेप्ट को हाथ लगाते हो, तब जाके ये आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली हायर कंसेप्ट पर जाने की कोशिश करोगे तो फिर ये सता देगा आपको। तो ध्यान रहे, जब भी पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी टॉपिक, उसमें से पर्टिकुलरली जब पढ़ रहे हो तो बेसिक से पढ़े, क्योंकि अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा होगा, जो कि मैंने बताया था, फाउंडेशन अगर अच्छा होगा तो बिल्डिंग गिरेगी नहीं, है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका फाउंडेशन अच्छा होगा तो बाकी सारे कंसेप्ट, चाहे वो जितना कितना भी हाई लेवल का कंसेप्ट हो जाए, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। और वो जो है वो हम मेजरमेंट्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स के अंडर पढ़ते हैं। और उसमें भी जो स्पेसिफिकली हमें पढ़ना है या फिर स्टार्ट करना है वो है आपका मोल कंसेप्ट। क्या है? मोल कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं आपने छोटे क्लासेस में मोल का नाम पहले सुना ही होगा, सुना है क्या? बताओ कमेंट में, मुझे जल्दी से बताओ कि आपने मोल का नाम पहले सुना है या फिर नहीं सुना है। क्या होता है ये, अगर आप में से कोई एक बोल देगा तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पर। बोलो। कोई जानता है मोल के बारे में? ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एक सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है वो हम एक यूनिट में मेजर करते हैं। आपने फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन थोड़ा पढ़ा ही है फाउंडेशन में, स्टार्टिंग में। जो भी एक क्वांटिटी होती है उसको अगर हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। चलो मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। ओके, आपको जितना पता है वो सफिशियंट है। यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल ठीक है। शोभिता ने अभी करेक्टेड बताया है कि मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए, ध्यान दें, जब भी आप एक कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करोगे, ठीक है, जब भी आपको ये फिजिकल क्वांटिटी, चाहे या फिर वो केमिकल क्वांटिटी हो, कोई भी हो, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी हो या फिर केमिकल क्वांटिटी हो, तो ये जब आप मेजर करते हो तो दो चीजें आपको
लिखनी पड़ती है। जब भी उसका मेजरमेंट करते हो तो दो चीजें आपको लिखनी पड़ती है। एक एक तो होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ओके जी, और दूसरा उसी के साथ हम लिखते हैं क्या, उसका यूनिट, उसका यूनिट। अब इन दोनों चीजों को थोड़ा ध्यान से समझे। न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो वैल्यू होगी ये आपको इंटीजर के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है, इंटीजर या फिर कोई भी सिंपल सा नंबर हो सकता है। मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ कि कोई भी नंबर, रियल नंबर की बात करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, कोई भी एक रियल नंबर। और यूनिट जो होता है ये बताता है कि हम उसे किस फॉर्मेट में मेजर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही क्या? जैसे कि अगर आप जो एज है, ठीक है, एज अगर मेजर कर रहे हो तो चलो मान लो आपका एज कितना है, कितना होगा, 18, नहीं 16, 17, चलो अगर मैं बोल देता हूँ कि किसी इंसान का 17 ईयर्स एज है, बराबर, तो इससे आप क्या समझोगे, इससे आप ये समझोगे कि वो आदमी 17 साल पहले जन्म लिया होगा, ठीक है, वो 17 साल जिया होगा, तब जाके अब जब हम उसको मेजर कर रहे हैं तो उसका फ्रॉम बर्थ अब तक का साल जिसमें उसने जिया है वो कितना हो गया है, 17 ईयर। तो यहाँ पर देखो ये एक आपने किया क्या है, आपने एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है, और वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वो है ईयर या फिर ऐसा बोलते एज ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। तो उसमें दो चीज आपको दिख रही है, कौन सी, एक तो ये एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर नंबर जिसको हम कहेंगे, ओके, और ये जो ईयर्स आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, यही है उसका यूनिट। तो सिंपल सी बात है भाई, बात ये है कि जब भी आप कोई एक फिजिकल क्वांटिटी या फिर केमिकल क्वांटिटी, कोई भी एक नेचर में यूज होने वाली कोई भी क्वांटिटी जब मेजर करते हो, तो मेजर करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो हो गया यूनिट और एक हो गया उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू। बात क्लियर? अब ध्यान दें, ये जो यूनिट होता है ये एक जैसे कि आपको पता होगा स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जिसको अपन कहते हैं, बराबर, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो होता है उस इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं। कौन सा यूनिट यूज करते हैं? ऐसा यूनिट। तो ध्यान रहे, जब भी आप किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे होगे तो दो चीजें रहेगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री में जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट रखते हैं, जो एसआई सिस्टम के हिसाब से हमने रखा है वो कौन सा है? मोल, ठीक है। तो बस आपको ये समझना है कि मोल मतलब क्या, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंपल सी चीज, अगर उसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो। और फिर आगे जाके हम देखेंगे कि वो मोल वर्ड का असल में मतलब क्या होगा। केमिकल सब्सटेंस का जो मेजरमेंट हम करेंगे वो मेजरमेंट किस किस अलग अलग टाइप में कर सकते हैं और फिर किस किस अलग अलग यूनिट में यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे हम अल्टीमेटली इस मोल पर ही आने वाले, हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट यूज करेंगे वो मोल ही करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आ रहा है। तो अभी हमें यही समझना है कि मोल ये जो यूनिट है वो असल में आ कहाँ से रहा है, ठीक है जी। स्टार्ट करेगा, यहाँ तक लिखने वाली कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज तो है नहीं, मैंने बताई हुई सिंपल सिंपल चीज जो आपको पहले ही पता थी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी या केमिकल क्वांटिटी होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या, तो क्वांटिटी बताएगा वो, और यूनिट मतलब क्या, तो किस फॉर्मेट में आपने वो क्वांटिटी मेजर किया है, ठीक है। और ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिया। अभी ध्यान दें कि हम ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये किस ओरिजिन से लेकर हम इसको पढ़ते हैं या फिर किस ओरिजिन पॉइंट को लेकर, रेफरेंस को लेकर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करते हैं, ठीक है जी। चलो भाई एक सिंपल सा एग्जांपल मैं एग्जांपल पहले आपको दे देता हूँ, फिर उसी एग्जांपल का हमें यूज करकर इस मोल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब आप घर में मम्मी ने या पापा ने आपको कभी ना कभी दुकान में भेजा ही होगा, ठीक है, किसी शॉप में भेजा होगा। मान लो उन्होंने कहा है कि 1 kg शुगर लेके आओ, क्या लेके आओ? चीनी, 1 kg शुगर, ठीक है, ओके जी। तो आपने देखा होगा कि जो भी शॉपकीपर के पास आप जाते हो तो वो एक एक दाना करके ऐसा वेट मशीन पे रखता है क्या? नहीं, वो क्या करता है, एक कोई एक बर्तन ले लेता है या कोई भी एक छोटा सा जार ले लेता है, वो जहाँ पर उसका स्टोरेज होगा चीनी का, वहां से वो लेता है अमाउंट और आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर रखकर फिर हम कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जब भी हम किसी भी एक क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं उसके लिए हमें क्या पड़ता है या फिर किसकी जरूरत पड़ती है? एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एक रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट आपने कहीं ना कहीं फिजिक्स में जब आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे तब आपने देखा होगा। जैसे कि अगर आपको लेंथ मेजर करना है तो उस लेंथ मेजर करने के लिए आप क्या ले लेते हो? एक स्केल ले लेते हो। अब तक आपने बचपन में ज्योमेट्री में जब भी यूज किया होगा वो 10 सेंटीमीटर का स्केल, ठीक है, याद है आपको?
तो अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है। अब रेफरेंस जो है वो चाहे वो एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, चाहे वो कोई एक सब्सटेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस अपने को करना क्या है, कंपेयर करना है। जैसे कि ये देखो, आपने ये देखा होगा, वेट बैलेंस देखा होगा, देखा है क्या? वो कानून का तराजू जो होता है, नहीं देख रहे? ये देखो, ये ऐसा होता है। डायग्राम पर उतना ध्यान ना दे, आपने कहीं ना कहीं इस इंस्ट्रूमेंट को देखा है, इसलिए मैं थोड़ा बस बेसिक आइडिया आपको देने के लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट निकाल रहा हूँ। ओके, चलो देखो ये, और फिर से यहाँ पर भी मुझे डायग्राम निकालना पड़ेगा। ये तो माना जाए कि ये आपका क्या है, वेट बैलेंस है, और यहाँ पर आपका एक नीडल होता है, ठीक है। ओके जी, देखा होगा कहीं ना कहीं आपने इसके पहले देखा है। तो अगर आपने देखा होगा कि वो मेजर कैसे करते हैं, तो एक साइड में हम रेफरेंस वेट्स रखते हैं। जैसे कि मान लो एक आपका रेफरेंस वेट है और ये कितने का है, लेट से 1 kg का है, बराबर। और अगर आपको बोला जाता है कि 1 kg कोई भी एक सब्जी लेके आओ, तो क्या करता है वो शॉपकीपर, एक साइड पे आपका एक रेफरेंस वेट रखता है, दूसरे साइड पे 1 kg, मान लो आपने टमाटर लाने के लिए बोल दिया है घर वालों ने, तो टमाटर एक एक करके वो डाल देता है, ठीक है। जब ये वेट भारी होता है, मतलब सिर्फ यही वेट होता है, तो ये एक साइड ऐसा टिल्ट हो जाता है, देखा होगा आपने। ओके, और जैसे जैसे आप इस साइड में टमाटर डालोगे तो ये फिर नीचे नीचे आएगा, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये नीडल क्या हो जाएगा, बिल्कुल वर्टिकल। तो वो आपका क्या है, वो सिग्नल है ये बताने के लिए कि इस साइड में जो वेट है वही इस साइड के वेट के बराबर हो चुका है। इसका मतलब हमने एक अननोन क्वांटिटी जो है, अननोन क्वांटिटी ऑफ टमाटर जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, वो हमने मेजर कर लिया है विद द हेल्प ऑफ योर रेफरेंस क्वांटिटी या फिर रेफरेंस वेट। तो हमेशा याद रहे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या फिर कोई भी केमिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करोगे तो उसके लिए आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपको ये रेफरेंस दिख गया है। अब जब हम केमिकल सब्सटेंस को मेजर करते हैं तो उसके लिए भी अपने पास क्या होना चाहिए, एक रेफरेंस होना चाहिए, बराबर। तो जैसे कि लेंथ के लिए आप स्केल वगैरह यूज करते हो, वो आपको पता है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा। तो जब आप किसी भी केमिकल कंपाउंड्स का वेट मेजर कर रहे होंगे, क्या मेजर कर रहे होंगे, वेट। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, फॉर मेजरमेंट ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस, अच्छा, फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट बोल देता हूँ मैं, वेट बोल दो या फिर मास बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेट और मास ऑफ ए सब्सटेंस या फिर केमिकल सब्सटेंस, स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं ना, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस, द रेफरेंस, या फिर ऐसा बोल दो, द कार्बन 12 is used as रेफरेंस, ठीक है जी। ये आपको ये आपने ऐसा नहीं है कि इसके पहले सुना नहीं है, आपने सुना ही है, 10th क्लास में सुना होगा या फिर 9th क्लास में पढ़ रहे होगे तब सुना होगा कि जो भी आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करते हो तो उसके लिए आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम रेफरेंस किसको लेते हैं, कार्बन 12 को रेफरेंस लेते हैं। कार्बन 12, देखो कार्बन आपका एक एलिमेंट है, सबको पता है, बराबर। उसका एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक मास। ये दोनों चीजें क्या होती है, ये भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस वेट, जैसे कि वहां पर अपन एक 1 kg का वो जो एक पत्थर लेते थे, वो इसी उसी तरह यहाँ पर हम कार्बन 12 इस एलिमेंट को या फिर इसके आइटम को हम एक रेफरेंस वेट मान के चलते हैं। फिर इस रेफरेंस वेट से हम बाकी सारे जो आपके एलिमेंट्स रहेंगे उनका वेट हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और फिर मेजर करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में ध्यान देना है, मैं कुछ चीजें यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए या फिर थोड़ा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे कि एक चीज तो ये कि कोई भी अगर आपका एलिमेंट होता है, ठीक है, तो इस एलिमेंट का सिंपल रिप्रेजेंटेशन अगर देखते हो आप, मतलब जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो वो एक्स होता है, बराबर। अब यहाँ पर हम दो चीजें लिखते हैं, यहाँ पर नीचे लिखते हैं जेड और यहाँ पर लिखते हैं एक्स, याद है आपको? देखो, ये जो जेड होता है ये आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है जी। और ये आपका ए जो होता है ये आपका क्या होता है, मास नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर। ध्यान रहे, ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपका क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पता ही है आपको। और जो मास नंबर होता है ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, बोलो भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या आपको ये बात पता थी? अरे पता थी ना, अब इतने साल केमिस्ट्री पढ़ा है तो ये बात तो बहुत बेसिक बात थी, ये आपको पता होना ही चाहिए। ओके जी, ये बात क्लियर है? या तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो,
यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। दिख रहा है क्या सभी को? क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी लोग एक बार बोल दो, ठीक है ना? तो ध्यान रहे, आज मोल कंसेप्ट का हम सिर्फ एक बेस बना रहे हैं। एक्चुअल कैलकुलेशन जो है ना आपके नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगी, मस्त मस्त वाले। यहाँ पर हम सिर्फ एक बेस बना रहे हैं, जो आपने जो 9th 10th में शायद वो उतना आपको नहीं पता होगा, जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। दो चीजें मैंने अब तक बताई। एक तो केमिकल सब्सटेंस का जब भी आप क्या करोगे, वेट मेजर करोगे या मास मेजर करोगे, तो उसके लिए आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए। तो रेफरेंस क्या यूज करते हैं? कार्बन 12 को रेफरेंस यूज करते हैं। कार्बन 12 अब ये क्या है ये मैं बताऊंगा। देखो, जो एलिमेंट आपका होता है ना, तो वो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ये ए और ये जेड। तो ए मतलब एटॉमिक मास, बराबर, और जेड मतलब नंबर या फिर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या? तो उस एलिमेंट में प्रेजेंट होने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, पता ही है नहीं सबको। और मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो भाई ऐसा क्यों हो गया? इलेक्ट्रॉन को हमने क्यों निग्लेक्ट कर दिया? ये हम छोटी सी चीज यहाँ पर समझेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर मैं कुछ डाटा लिखने वाला हूँ। वो जो डाटा है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डाटा है। वो कैसे एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है वो हम रेगुलर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। एक चीज देखो, जब आप किसी केमिकल सब्सटेंस का किसी भी एटम का मेजरमेंट अगर कर रहे हो, जैसे कि लेट्स से मान लेते हैं कि आप हाइड्रोजन का मास मेजर करना चाहते हो। किसका? हाइड्रोजन का। देखो भाई, जो हाइड्रोजन है वो अपने पीरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट एलिमेंट है। तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं हाइड्रोजन का क्या करूं, एटॉमिक मास मेजर करूं, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन में जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है, 1 1 होता है, ठीक है? मतलब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ओके, अब ध्यान दें, अब किसी भी एलिमेंट में, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप 1 kg शुगर मेजर कर रहे हो, तो ये बात तो तय है कि उस 1 kg शुगर में हर एक शुगर का दाना जो होगा उसका अपना एक कुछ ना कुछ वेट होगा। मतलब हर एक शुगर का जो क्रिस्टल रहेगा, छोटा छोटा देखा होगा आपने, वो अपना एक वेट लेकर आएगा, फिर वो कलेक्टिवली आपका 1 kg बन जाता है। बात सिंपल है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको 1 क्रिस्टल, ठीक है, एक क्रिस्टल ऑफ शुगर जो है उसका अगर आपको कैसे वेट पता होगा, ठीक है, ये अगर आपके पास वेट नोन है, तो ऐसा एक क्रिस्टल लेके फिर उन क्रिस्टल को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे वैल्यू तक मल्टीप्लाई करेंगे ताकि क्या हो जाए, आपका मास टोटल 1 kg बन जाए। ये सिंपल सी बात है। कहने का मतलब ये है कि 1 kg शुगर में हर एक क्रिस्टल का आपको वेट काउंट करना पड़ेगा। अब ध्यान दें, आपका ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में क्या क्या प्रेजेंट है आपको पता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक है, अगर आपने थोड़ा पता, आपको अगर थोड़ा पता होगा तो एक तो होता है न्यूक्लियस, फिर उसके सराउंडिंग में क्या होता है? ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ये पता है आपको? तो हम जो मेजर जो करते हैं वेट, वो जनरली या फिर नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ जो न्यूक्लियस होता है उसी का वेट मेजर करते हैं, और वही हम कह देते हैं कि एटॉमिक मास है। तो भाई ऐसा क्यों हुआ, ये आपको उस डाटा से पता चलेगा जो मैं बोल रहा था कि मैं यहाँ पे लिखूंगा। वो ध्यान दे, वो डाटा ये है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि किसी भी एलिमेंट में, बराबर है, जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर, तो वो 1.9 इंटू 10⁻⁻27। ये और भी करेक्टेड वैल्यू है, उसके वैल्यू में डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप ऑर्डर देख लो कि किस ऑर्डर का हमें वैल्यू मिल रहा है। और ये इसका जो यूनिट है वो ग्राम में है, बराबर। ये मास मेजर करने का एक यूनिट केजी आपको पता है, दूसरा आपको ये भी पता होगा, ग्राम पता होगा, ठीक है ना? अरे पता है कि नहीं पता है? देखो ये सिंपल सी चीज, जब आप 1000 ग्राम लेते हो तब जाके वो 1 kg के 1 किलोग्राम के बराबर बनता है। ये सिंपल सी यूनिट कन्वर्जन आपको अभी अगर नहीं आ रहे होगे तो आगे जैसे जैसे अपन जाएंगे वैसे वैसे आपको आ जाएगा, ठीक है? मैं आपको आदत बना दूंगा करनी। तो ये एक सिंपल सा मास जो है वो किसका मास है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो m और मास e फॉर इलेक्ट्रॉन, तो उसका मास जो है उसका वैल्यू देखा तो इतना हमें दिखा, कितना? 1.9 इंटू 10⁻27 ग्राम। कहने पता है ये जो वैल्यू है ना 10⁻27, इसका मतलब ये है कि जो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, अब मुझे 10⁻27 है, ये चीज आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। ये देखो, ये भी एक बार मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास 10 है तो ये 10 असल में 10⁻1 है, कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब 10 ही होगा। अगर आपके पास 10⁻2 है, बराबर, तो ध्यान दें
10 के ऊपर जितने पावर होते हैं, जितना वैल्यू होता है, उतने जीरोस आपको लगा देने पड़ते हैं किस पर, एक पर। अब यहाँ पर 10⁻1 था तो 1 के बाद मैंने एक जीरो लगाया, 10⁻2 है तो 1 के बाद दो जीरो लगाऊंगा, 100। ये बेसिक सी बात है, बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको आता है। ये तो पॉजिटिव सेंस में हो गया, मतलब जब पावर उसको पॉजिटिव है। जब पावर निगेटिव है तब क्या होता है, तो जैसे 10⁻−1 अगर है तो आपको 1 लिखना पड़ता है, उसके आगे एक डेसिमल लिखना पड़ता है, फिर जीरो लिखना पड़ता है, दैट इज 0.1। अगर वही 10⁻⁻2 हो तो आप लिखोगे क्या, 0.01। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर 10 का पावर निगेटिव में होता है तो जितना निगेटिव में रहेगा उतने आप डेसिमल्स रखोगे जीरो के बाद, या इस डेसिमल के बाद उतने आप डिजिट्स रखोगे, बराबर है। तो इस वैल्यू को अगर आप देखते हो तो इस वैल्यू को अगर मैं नॉर्मल लिखना चाहूँ तो पता है कैसे लिखूंगा, 0.000000 ऐसे टोटल जीरो रहेंगे आपके कितने, 27 टाइम्स, फिर जाके आपका वर्ड आएगा या फिर डिजिट आएगा कौन सा, 19, क्योंकि ये वैल्यू है। बात समझ में आ रही, तो और ये अभी यूनिट किसमें, ग्राम्स में। देखो भाई, देखो अब वैसे भी अगर देखा जाए तो जो वेट बैलेंस होता है, उस वेट बैलेंस में हम 1 ग्राम का जो मेजरमेंट है वो मेजर कर नहीं सकते, लेकिन जो मॉडिफाइड आपका इक्विपमेंट है जो कि डिजिटल वेइंग मशीन है, उसमें हम 1 ग्राम मेजर कर सकते हैं। लेकिन वहां पर 1 ग्राम मेजर करना बहुत दिक्कत वाली बात होती है। अब अगर उससे भी आपके पास बहुत छोटा मेजरमेंट वैल्यू है या फिर बहुत छोटी क्वांटिटी है, जैसे कि ये दैट इज 0.00, देखो कितना कितना कम हो गया। मतलब आपने 1 ग्राम जो है, इस 1 ग्राम को इतना छोटा किया है, इतना छोटा किया है कि उसका एक पार्टिकल इतने वेट का है। ठीक है, अब ये वाला वेट नॉर्मल वेइंग मशीन से जो हम डेली यूज करते हैं या फिर जो एक्सपेरिमेंटली लैब में भी यूज करते हैं, उस यूनिट से हम ये वाला यूनिट क्या, ये वाला जो क्वांटिटी है वो मेजर नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ गई है। तो आप ये बोल सकते थे कि सर फिर ये वाला मास कैसे मेजर किया है, तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, जो एक्सपेरिमेंट्स हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका वैल्यू या फिर उसका ऑर्डर जो है, वैल्यू का जो ऑर्डर है वो 10⁻⁻27 ग्राम है। इसका मतलब वो बहुत छोटा वैल्यू, और इतना छोटा वैल्यू है कि उसको हम नॉर्मल वेइंग मशीन में क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते, बराबर है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान दें, हमें और दो तीन वैल्यूज लिखनी है, जैसे कि आपका ये जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, पता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, इसीलिए हम पता है सिर्फ न्यूक्लियस का ही वेट मेजर करते हैं। नहीं समझ में आया तो थोड़ी देर में और समझ में आ जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ जो आपका न्यूट्रॉन है, उन दोनों का लगभग वैल्यू सेम होता है, और वैल्यू जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वैल्यू में बस एक छोटे डेसिमल पॉइंट का डिफरेंस है, तो वो उतना ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, इसीलिए हम यही वैल्यू लेते हैं, दोनों का सेम वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये वाला जो वैल्यू है और ये वाला वैल्यू है, तो आप मुझे जल्दी से बताओ कि इन दोनों वैल्यू में से कौन सा वैल्यू बड़ा है और कौन सा वैल्यू छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन समझे क्या, मैंने क्या पूछा है, मैंने ये पूछा है कि ये फर्स्ट वैल्यू बड़ा है या फिर ये सेकंड वैल्यू बड़ा है। जल्दी से कमेंट में बताओ, और कोई बता सकता है, थोड़ा ध्यान से। ये इसका मतलब आपको जो मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में ये जो 10⁻⁴ वाले जो वैल्यूज होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ी आइडिया नहीं है या फिर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने बोला है 1 उनका गलत है, जिन जिन लोगों ने बोला है 2 उनका सही है। ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है, ये बात आपको पता है कि 10⁻, ये वैल्यू जो यहाँ पर जो कुछ भी आएगा वो अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है, तो जितना पॉजिटिव ज्यादा वैल्यू होगा उतना ही वो वैल्यू बड़ी होगी, बराबर है। लेकिन वही डेसिमल मतलब या फिर वही जो 10 की पावर में जो वैल्यू है वो अगर निगेटिव में है, तो वो जितना कम निगेटिव में होगा उतना ही वो ज्यादा बड़ा होगा। मतलब ऐसा समझो ना, आपको पता है, मैं अगर आपको पूछूं कि बताओ भाई -1 बड़ा है या फिर -2 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, -1 बड़ा है, बराबर ना। ये निगेटिव में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो कम हो रही है, सिंपल सी बात है। तो इन दोनों वैल्यू में से जो बड़ी वैल्यू है वो वैल्यू कौन सी बड़ी है, 2। तो होता यह है कि हम सेकंड वैल्यू के कंपैरिजन में पहले वैल्यू को क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। देखो भाई, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखते हो तो ये 10⁻⁻24 ऑर्डर का है और ये 10⁻⁻27 ऑर्डर का है। मतलब आपका ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है, बराबर, और ये जो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं न्यूट्रॉन को फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ, ये पता है दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो इन दोनों को अगर देखते हो तो जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, पता है, जब आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपको मास ऑफ प्रोटॉन मिलता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के मास को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मास ऑफ प्रोटॉन मिल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन।
तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये कैलकुलेशन के वक्त क्या कर देते हैं, हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो बस आपको यहाँ पर यही बात एक समझनी है कि हम, मैंने जो बोल रहा, मतलब जो आपने इसके पहले भी सुना होगा ना कि हम जो एटॉमिक मास जो पकड़ते हैं वो मास ऑफ न्यूक्लियस पकड़ते हैं। तो उसका रीजन ये है कि आपका जो प्रोटॉन और आपका जो न्यूट्रॉन है, ये दोनों ही वो पार्टिकल्स होते हैं जो किस में प्रेजेंट होते हैं, बोलो भाई, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, बराबर। और जो अमाउंट या फिर जो क्वांटिटी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, उन्हीं का सिग्निफिकेंट वैल्यू है। समझ में आ रही बात, उन्हीं का सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसका उतना मास नहीं है, इसका मास हम मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में निग्लेक्ट कर रहे हैं। इसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का अपन मास मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में ही आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल सही है, धनश्री ने बोल दिया है मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। चलो, तो यहाँ पर बस आपको एक पॉइंट ऐड करना है कि वी निग्लेक्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन कह दो या फिर आप न्यूट्रॉन भी कह सकते हो, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर करेक्ट स्पेलिंग लिखने दो मुझे, न्यूट्रॉन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके पास होना चाहिए, लिख के इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन निग्लेक्ट कर देते हैं। उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया, और यहाँ से आपको ये रीजन पता चला कि क्यों हम मास ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का मास बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है, ये दो ही एलिमेंट है, या फिर दो ही एलिमेंट नहीं, सॉरी, ये दो ही पार्टिकल है जो न्यूक्लियस का प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे पार्टिकल जिनका सिग्निफिकेंट वैल्यू है, जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इसीलिए हम मास ऑफ न्यूक्लियस को ही बोल देते हैं क्या, एटॉमिक मास। बात समझे? बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। अब हम यहाँ पर आगे बात करेंगे कि कैसे हम मेजरमेंट करते हैं, कैसे हम मेजरमेंट करते हैं। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, अभी मैं नाम नहीं लेता हूँ सभी के, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आज मैंने बता दिया, जैसे कि हम बेस बना रहे हैं, बिल्कुल, तो बेस, तो ये बेसिक बेसिक बातें नोट्स के फॉर्म में आप लिख के रख दो, एक्चुअल कैलकुलेशन आपके नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर एक और चीज हमें देखनी है कि ये जो मोल वर्ड है ना, या फिर ये जो मोल क्वांटिटी जो है, ये हम किसको एक्चुअल में बोलते हैं, इसके बारे में अभी आपको क्या करना है, थोड़ा एक आइडिया ले लेना है, ठीक है जी। चलो, इसी को हम समझते हैं, और बड़े ही ध्यान से समझे इस बात को, क्योंकि मोल कंसेप्ट में यही समझना बहुत जरूरी होता है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है, उस क्वांटिटी को मेजर करते वक्त उसके दो चीज होते हैं, जैसे मैंने बता दिया, एक उसका क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा यूनिट होता है। तो अगर मास को आप जनरली अगर मेजर करोगे तो केजी के फॉर्म में या फिर ग्राम के फॉर्म में मेजर करते हो, या फिर बोलते बोलते वक्त भी आप ग्राम या केजी के फॉर्म में बोलते हो। लेकिन जब आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस की बात करोगे, तो उसका मास जो होता है ना, वो हम ग्राम में मेजर नहीं करते, हम जनरली उसका मोल्स में मेजर करते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है, यही रीजन आपको समझना है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझे, समझाने के लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल भी दूंगा। देखिए, देखिए, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। वही एग्जांपल जो मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको शॉप में भेजा था और बोला था कि 1 kg शुगर लेके आओ, बराबर, ओके। तो अब ये जो आपके पास 1 kg चीनी है, शुगर जो है, इसमें इसमें मैं एक चीज आपको पूछ रहा हूँ कि क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि व्हाट इज द वेट ऑफ 1 क्रिस्टल ऑफ शुगर। बोलो, क्या आप ये चीज बता पाओगे कि एक शुगर क्रिस्टल जो होगा उसका मास कितना होगा? क्या आप ये बता सकोगे? बोलो, हाँ या ना, बस जवाब देना है, हाँ या ना। बोलो, या दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते हो, बोलो जी। क्वेश्चन समझे हो क्या? मैंने क्या पूछा है, जो आप 1 kg शुगर लेके आओगे, उसमें जो एक छोटा क्रिस्टल रहेगा शुगर का, क्या आप उसका वेट मुझे बता पाओगे या फिर नहीं बता पाओगे? अच्छा, धनश्री ने बोला है बता पाओगे, कैसे बताओगे, कैसे करोगे? बोला है ना कि बता सकते हो, तो कैसे बताओगे वो भी बता दो फिर।
चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान रहे। आपका ये जो डिजिटल वेइंग मशीन जो है ना, उस पर अगर देखना, अगर है आपके घर में तो, या फिर किसी भी शॉप में चले जाना और बोलना कि एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक छोटा सा चीनी का क्रिस्टल ले लो, उसको वेइंग मशीन पे रख दो और देखो कि क्या आपको कुछ रीडिंग मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, इतना विश्वास आप कर सकते हो, नहीं मिलेगा। एक्सपेरिमेंट करके खुद से देख लेना, मिलता ही नहीं। एक छोटे क्रिस्टल का वेट अगर आप वेइंग मशीन में डाल के मेजर करने की कोशिश करते हो तो वो आपको मिलता नहीं, बराबर। अब अगर वो नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको क्या क्या करना पड़ रहा है, 1 kg शुगर लेके आना पड़ रहा है, या फिर लाना है, तो आप क्या करोगे, एक क्रिस्टल का जो कुछ भी मास होगा वो आपको पता नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे क्रिस्टल ऐसे जमा कर लोगे, फिर जाके आप वेइंग मशीन में रखोगे, तब जाके आपको कुछ ना कुछ क्या दिखेगा, डिफ्लेक्शन या जो भी दिखना है डिजिट में वो दिख जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ आप नेचर में कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट, या फिर अगर बहुत छोटा क्वांटिटी आप लेते हो तो उसका मेजरमेंट या फिर उसका क्वांटिटी जो है वो हम उसका मास मेजर नहीं कर सकते, या फिर ऐसा कह दो कि उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा, बराबर, उस किसी भी केमिकल सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसका अगर आप वेइंग मशीन में जाके मास मेजर करने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं मिलता आपको। और इसीलिए एक नया छोटा सा कंसेप्ट, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें यहाँ पर सीखना पड़ता है, जिसका नाम क्या है, मोल कंसेप्ट है। वो कैसे, वो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें। देखो भाई, यहाँ पर कुछ आपको दो चार टर्म्स मिलेगी, उन टर्म्स पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। पहला ही चीज, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बोलो भाई, या फिर ऐसा कर लो कि मास ऑफ हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन, अब आपको पता है हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है, तो पहला एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसका मैं अगर आपको बोलूं कि भाई एटॉमिक मास कितना आएगा ये मुझे बताओ, और वो भी किस यूनिट में बताना है आपको, ग्राम में बताना है। किस यूनिट में बताना है, ग्राम में बताना है। तो वो कैसे बताओगे, देखो मैं बताऊंगा। मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, ठीक है, देखो ध्यान दो, फिर आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाए बात है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आप मेजर करके मुझे बताओ, और वो भी किसमें, ग्राम में। पहले तो उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कुछ बना के देखो, और फिर ये चेक करो कि क्या वो नॉर्मल वेइंग मशीन पे या फिर जो आपका इलेक्ट्रिकल वेइंग मशीन है, क्या हम उस पर मेजर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। वही चीज आपको देखनी है, बराबर। अब ध्यान दें, बताओ भाई, जो भी हम मास मेजर करते हैं वो असल में हम एटॉमिक मास मेजर करते हैं। कौन सा मेजर करते हैं, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ, बोलो, मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, बराबर जी। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, एक तो प्रोटॉन रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, न्यूट्रॉन। उसका चचेरा भाई है प्रोटॉन, और उसका चचेरा भाई दैट इज न्यूट्रॉन। तो ये चार्जेस भी आपको पता होनी चाहिए। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो फिलहाल हमें चार्ज की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मास की जरूरत है। तो ध्यान रहे, क्या ध्यान देना है, न्यूक्लियस, जब भी आप किसी सब्सटेंस का मास मेजर कर रहे होगे तो उसका कौन सा मास मेजर करोगे, न्यूक्लियस का मास मेजर करोगे। वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का ही क्यों करना है, उसका रीजन मैंने बता दिया है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पार्टिकल है इन्हीं का मास हम मेजर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है, जो कि लिख के दे दिया है मैंने। अब ध्यान दें, हाइड्रोजन की जब आप बात कर रहे हो तो उस हाइड्रोजन में बताओ न्यूट्रॉन कितना होता है, भाई जीरो, न्यूट्रॉन जीरो होता है, और प्रोटॉन कितना होता है भाई, एक, ठीक है, बराबर। होता ही नहीं होता है, होता है ना। इसका मतलब जब आप मास ऑफ हाइड्रोजन काउंट करोगे तो उसमें आप क्या करोगे, आप मास ऑफ प्रोटॉन ले लोगे, बराबर। जो भी जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके पास रहेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिख ही रहा है आपको कि प्रोटॉन का नंबर 1 है, तो आप ऐसा बोल दो कि जो हाइड्रोजन का मास है ना वो 1, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इनटू आप बोलोगे कि मास ऑफ व्हाट, बोलो मास ऑफ प्रोटॉन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही, ओके। अब देखो, आपका ये जो 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिख के दे दिया था, भूल गए क्या, ये देखो 1.67 into 10⁻⁻⁻⁴ हाँ 4 ग्राम, कितना, -24 ग्राम। इसका मतलब जब आप हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का मास जो मेजर करोगे वो आपको इतना मास मिलेगा, दैट इज 1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब यही कंसेप्ट अगर मैं किसी भी एलिमेंट के लिए लगाऊं, किसी भी एलिमेंट के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, फॉर एनी एलिमेंट, उस पर ध्यान देना है। तो और एनी एलिमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ये कि देखो, अब जैसे कि हाइड्रोजन में आपको न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन मिल रहा था, लेकिन बाकी एलिमेंट्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी मिलते हैं, बराबर। तो फॉर एनी एलिमेंट, फॉर
एनी एलिमेंट, ठीक है। उसके लिए आप काउंट कैसे करोगे? आप अगर मास काउंट कर रहे हो, मास ऑफ वन एटम, तो वन एटम का मास किसके बराबर हो जाएगा पता है आपको? ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ एन, या चलो वो कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए मैं ऐसे बोल देता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसको आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे किससे? इस वैल्यू से 1.67 इंटू 10 कितना -24 ग्राम, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास इतना ही होता है। तो फिर आप काउंट कैसे करोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट काउंट कर लोगे न्यूक्लियस में जितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट कर लोगे, फिर उनका एडिशन करके इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब आपको क्या मिलेगा पता है? तब आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक एटम का मास। कितने का मास? एक एटम का मास। तो अभी हाइड्रोजन पर ध्यान दें। ये हो गया, ये लिख के रख देना है, ये हमें कल और इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये लिख के रखना है। अब इधर ध्यान दें, हाइड्रोजन के लिए ध्यान दें। हाइड्रोजन के एक एटम का मास जो है वो 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, दैट इज 1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24। अब जैसे कि मैंने बताया था कि आपका जो 1 ग्राम जो आपको क्रिस्टल आया था ना, क्रिस्टल का मास अगर आप मान लेते कि 1 ग्राम है, कौन सा क्रिस्टल? शुगर का क्रिस्टल, बराबर। तो वो वेइंग मशीन पर डालने पर जो आपका इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन है, जो कि सबसे सुपीरियर वेट मेजरिंग मशीन है, उस पर भी आपको 1 ग्राम का मेजरमेंट नहीं दिख रहा है। मतलब अगर आपको 1 ग्राम, जो कि बहुत बड़ा यूनिट है, इसके कंपैरिजन में उसका ही वेट नहीं दिख रहा है, तो क्या इसका वेट दिखेगा? अरे भाई नहीं दिखेगा ना। दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास एक छोटा सा शुगर का क्रिस्टल, देखो मैंने डायग्राम निकाला है, ये छोटा सा क्रिस्टल है, ट्यूब के फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर आपको इसका ही मेजरमेंट नहीं मिल रहा है, तो मान लो इसके आपने बहुत सारे टुकड़े कर दिए और एक छोटा सा डॉट है, एक छोटा सा पार्टिकल है, उसका मेजर करके बताओ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक छोटे क्रिस्टल का ही मेजर नहीं कर पा रहे थे, तो उससे छोटे अमाउंट का कर सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब यह है कि अगर आप 1 ग्राम वेट जो है वही मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो इतना छोटा ग्राम मेजर नहीं कर पाओगे। इतना छोटा ग्राम मतलब ये 1 ग्राम से छोटा है कि नहीं? अरे है कि नहीं? देखो इसको आप कैसे लिखोगे? 0.0000027 टाइम्स, फिर जाके आपका वैल्यू कितना आएगा? 160। तो इतने छोटे वैल्यू को ही आप मेजर नहीं कर सकते हो, 1 ग्राम को। तो इतने वैल्यू, इतना छोटा वैल्यू को मेजर कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब ये है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस वैल्यू को ऐसे लेवल तक लेके जाना पड़ेगा ताकि हमें क्या मिले? ताकि वो जो मेजरमेंट है या फिर वो जो मास है, वो आपको एक मेजरेबल क्वांटिटी या फिर उसका एक विजुअल मेजरमेंट आपको दिखे। बात समझ में आ रही? जैसे कि मैंने बोला था 1 kg शुगर जो है, उसमें प्रेजेंट होने वाला एक दाना, उसका मेजर नहीं कर पा रहे थे, तो फिर हम कैसे करते? हम कलेक्ट करते बहुत सारे क्रिस्टल्स, फिर उसको वेइंग मशीन पे रखते। मान लो आपने क्या कर लिया है, शुगर क्रिस्टल के लिए बात कर रहा हूं मैं। मैंने आपको पूछा है कि एक क्रिस्टल का क्या करना है? वेट मेजर करना है। चलो भाई, एक क्रिस्टल का आपको नॉर्मल वेइंग मशीन पे नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे पता है? आप 10 क्रिस्टल को जमा करोगे, फिर उस 10 क्रिस्टल को रखोगे कहाँ पर? वेइंग मशीन में। और फिर मान लो इस 10 क्रिस्टल का जो वेट है वो फिर अभी आपको मिला है कितना? 1 ग्राम, बराबर जी। एक एक क्रिस्टल का नहीं पता है अभी हम निकालेंगे कैसे? 10 क्रिस्टल का एक है, तो बोलो भाई एक क्रिस्टल का कितना होगा? 1/10 बोल दोगे, बराबर। तो एक क्रिस्टल का वेट आपके पास कितना निकल के आएगा? दैट इज 1/10 ग्राम। तो यही तरीका हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हमें एक छोटे एटम का मास नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? बहुत सारे एटम को करेंगे कलेक्ट, फिर उसको रखेंगे वेइंग मशीन पे, फिर जाके क्या होगा? आपको उस अमाउंट ऑफ एटम का, जो जितना भी नंबर ऑफ एटम हम लेंगे, उसका आपको मास मिल जाएगा। फिर वो जो मास होगा उससे हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स को, या नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड कर लेंगे, तब जाके आपको एक एटम का मास मिलेगा। तो होता यह है, ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटा होता है, तो इस वैल्यू को हम एक मेजरेबल क्वांटिटी या फिर मेजरेबल वैल्यू तक लेके आने के लिए इस वैल्यू को एक ऐसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वैल्यू, जो कि एक नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, बहुत छोटा वैल्यू है, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस वैल्यू से हम मेजर मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? 1 मोल बोल देते हैं, या फिर एवोगाड्रो नंबर बोल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मास ऑफ आपका हाइड्रोजन है, जो पहले एक नॉन मेजरेबल वैल्यू है क्योंकि बहुत छोटा है, तो हम अभी इसको मेजरेबल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं पता है? एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको एवोगाड्रो नंबर बोल देते हैं। ये 1.67 इंटू 10⁻27, ये तो एक एटम का था। फिर हम बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स ले लेते हैं, तब जाके आपको एक मेजरेबल वैल्यू मिलता है। और वो जो बहुत सारे नंबर ऑफ एटम जो मैं बोल रहा हूँ, वो होता है आपका ये 6.023 इंटू, बोलो, 10⁻23। ये नंबर आपने इसके पहले कहीं ना कहीं पे देखा हुआ है। और इसी नंबर को हम क्या कह देते हैं? एवोगाड्रोस वैल्यू, दैट इज Na बोल देते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए बस यही तक रखेंगे, और डिटेल में इस पर चर्चा हम कल करेंगे। या क्या आपको यहाँ तक कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया है इस कंसेप्ट का? तो बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो जल्दी से। अरे बोलो, यहाँ तक कुछ डाउट है? अगर डाउट होगा ना तो एक बार वीडियो देख लेना, और अगर डाउट होता है तो उसको लिख के रखना। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल अपना टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, इस वजह से क्लास को करना पड़ेगा बंद। ठीक है, बोलो यहाँ तक कुछ डाउट हो तो जल्दी जल्दी से बोल दो। और मैं फिर से बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आते वक्त इस लेक्चर को देख के आना है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ अभी बेस बनाया है। कल इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन उसके पहले एक थ्योरेटिकल या फिर इक्वेशंस हमें कुछ जनरेट करने पड़ेंगे, जो कि हम इसी कंसेप्ट को लेकर आगे जाकर बनाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, नहीं तो मैं फिर क्लास को बंद कर देता हूँ। आज के लिए यहीं पर हम रोक रहे हैं, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो गुड बाय, पढ़ाई करते रहो। डीपीपी आपको आज मिल जाएगा, इसका नॉमेनक्लेचर का। ठीक है जी, बाय बाय।